तो तमाम खास मेहमान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मेरे वरिष्ठ सहयोगी दीपक चौरसिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। तो शुरुआत करते हैं अनुराग, कैसा लगा आपको बजट? 10 में से कितने नंबर देंगे आप? सबसे पहले आपसे शुरुआत करते हैं। सर, मुझे लगता है कि थोड़ा और विश्लेषण करना होगा पूरे बजट भाषण का, लेकिन एक आम भारतीय की तरह जिनको उम्मीद रहती है कि इनकम टैक्स को लेकर कुछ शायद राहत मिलेगी, तो वो राहत मुझे तो नहीं मिल पाई है। हाँ, लेकिन मेरे फादर जो सीनियर सिटीजन है, उनको अगले फाइनेंशियल ईयर में अपना रिटर्न फाइल नहीं करना होगा। सवाल अब यहाँ पर ये है कि राहत, एक बात हम जरूर मान सकते हैं और शायद एनके सिंह सर एग्री करेंगे, सर कोई कोविड सेस नहीं लगा है, जिसकी बड़ी चर्चा थी कि कोविड सेस लगेगा, उसके नाम पे इनकम टैक्स पेयर की जेब से कुछ और निकलेगा, तो ये गनीमत रही, उसके अलावा शायद कुछ नहीं। आपने जो शेयर मार्केट अचानक उछला है, इसके पीछे यही कारण है, क्योंकि मार्केट सेंटीमेंट बहुत पॉजिटिव हो गए। और उसका वजह क्या है, आप देखिए, सरकार की मजबूरी भी समझनी पड़ेगी। इस बजट को क्यों लाए हैं, इसमें 4 लाख करोड़ अगर आप देखिए तो बी और आरी, पिछले साल का जो बी था वो आपका 30 लाख करोड़ का था, 30.4 का था, 30.5 का था। उससे बढ़ के जब आरी आया तो देखा गया कि 34 लाख 5,000 हो गया है, 50,000, करीब 4 लाख करोड़ का अगर एक्स्ट्रा बजट है तो आप ये समझ सकते हैं कि सरकार को 4 लाख एक्स्ट्रा खर्च करना पड़ा है। लिहाजा इसके बावजूद आप देखिए तो पॉलिटिकली आपको समझ में आएगा कि ये बजट में कुछ नहीं है, जनता को कुछ नहीं दिया, इनकम टैक्स में रिबेट नहीं दिया, लेकिन जो दिया है वो इंफ्रास्ट्रक्चर पे दिया है और लॉन्ग टर्म गेन, क्योंकि सरकार जानती है कि अभी इलेक्शन नहीं होने जा रहे हैं। लिहाजा कम से कम इस समय फिस्कल आप डिसिप्लिन कर सकते हैं। यही वजह है कि इतना बोल्ड स्टेप कि 9.5 आप फिस्कल डेफिसिट ला रहे हैं। आप सोचिए, सेंसेक्स को तो इस समय जमीन पे आ जाना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद अगर सेंसेक्स बढ़ रहा है, मार्केट सेंटीमेंट अच्छा है, तो इसका सीधा मतलब है कि वो भी देख रहे हैं कि दूर तक ये जाके फायदा करेगा। तो सर, जो सवाल आप मुझसे पूछ रहे थे दीपक सर, वो सवाल मैं आपसे पूछता हूं, आप कितने नंबर देंगे वित्त मंत्री के इस बजट भाषण? मुझे लगता है 10 में से 7 देने चाहिए। 10 में से 7 मैं इसलिए कहूंगा क्योंकि कई सारे चैलेंजेस थे वित्त मंत्री के सामने। फर्स्ट क्लास में इसलिए पास बताऊंगा क्योंकि वित्त मंत्री ने एक बोल्ड पिक्चर देने की कोशिश की है, जिसका जिक्र इनके सर कर रहे थे। सीधे हरवीर जी से बात करते हैं। हरवीर जी, मुझे ये बताइए, डिस्टिंक्शन नहीं दिया है। 7.5 पे मैं अभी नहीं जा रहा हूं, क्योंकि आम जनता जो हम कहते हैं, जिसके लिए सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास, जो मोदी सरकार का मूल मंत्र है, वो कितनी इससे खुश होगी ये समझना होगा। लॉन्ग टर्म के लिए तो कई सारी चीजें दी हुई है, लेकिन नो शॉर्ट टर्म गेन। क्या मानेंगे हरवीर सिंह साहब? मैं दीपक जी ये मानता हूं कि ये बजट एक कंटिन्यूटी का बजट है, और इसमें सबसे बड़ी बात जो थी, जैसे हम लोग सेंसेक्स में भी देख रहे हैं, सबको एक ही बात थी कि सब लोग देख रहे हैं कि इसमें कोई नेगेटिविटी ना हो, भले ही पॉजिटिविटी उतनी ज़्यादा ना आए, लेकिन इसमें कोई नेगेटिव स्टेप ऐसा ना हो जो कि सेंटिमेंट्स को ख़राब करे। तो इसमें नेगेटिव तो नहीं है, पॉजिटिव बहुत ज़्यादा नहीं, क्योंकि जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर लोग इंतजार करते हैं बजट में, ख़ासतौर से पर्सनल इनकम टैक्स में कोई चेंजेस नहीं है। और सरकार ने जो एक्सपेंशनरी मोड है अपना कि खर्चे करने का, उसको जारी रखा है कि इकोनॉमी में एक्टिविटीज़ कैसे बढ़ें। जैसे इंफ्रास्ट्रक्चर में बड़ा अनाउंसमेंट्स किए गए हैं, तो पैसा आएगा, रेलवे में किए गए हैं। और दूसरी बात यह है कि जो फिस्कल डेफिसिट, जिसे एक बहुत ही ऐसी चीज़ बताया जाता था कि ये एकदम इस पर ध्यान रखना है, और तमाम इकोनॉमिस्ट और रेटिंग एजेंसीज उस पर एक परसेंटेज पॉइंट पे वो निगाह रखते थे, उसको लेकर के बहुत चिंता नहीं की गई है, क्योंकि अभी ये अनयूजुअल टाइम है। अनयूजुअल टाइम में आपको इस तरीके के स्टेप लेने ही है। और ये जो 34 लाख करोड़ हुआ, देखिए सरकार को करीब 7 लाख करोड़ की एक्स्ट्रा बोरोविंग करनी पड़ी है, तो वो अभी भी करनी पड़ेंगी, क्योंकि हालांकि रेवेन्यू का मुझे लगता है कि इस बार काफ़ी कुछ चीज़ें सामान्य होंगी, लेकिन इन्होंने कहा कि बहुत ज़्यादा छेड़छाड़ नहीं करना है। और दूसरी बात, प्राइवेटाइजेशन पे फोकस किया है, बिल्कुल प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को बढ़ावा दिया है, एफडीआई की लिमिट्स बढ़ाई गई हैं, डिसइन्वेस्टमेंट का एक बड़ा एम्बिशियस एयर इंडिया को लेकर बड़ा फैसला। बिल्कुल नहीं, एयर इंडिया का तो फैसला 2014-15 से चल रहा है, लेकिन वो और कहीं खरीदने वाला नहीं मिल रहा भाई, कोई खरीदने वाला नहीं मिल रहा। कि इन्होंने जो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं जो हमारे ये हैं, उसको मोनेटाइज करने का एक नई बात की है कि जो एयरपोर्ट्स हों या हमारी लाइनें हों या वेयर हाउसेज हों, तो उनको मोनेटाइज मतलब वहाँ से आप रिसोर्सेज जुटाएंगे। ये एक इनोवेटिव स्टेप इस बजट में मुझे लग रहा है। बाकी स्टेटस को है, ख़ासतौर से कॉमन मैन के लिए, और सेक्टोरल कोई उस तरह के अनाउंसमेंट नहीं है, क्योंकि
जो पैसा खर्च होगा उसमें ज्यादातर बोरोइंग से आएगा। जी। ये भी एक पहलू इसमें। जबरदस्त बोरोइंग करने जा रहे हैं, ये बहुत साफ हो गया है इससे। लेकिन एनके ठीक बात। यहाँ पे एक पॉइंट मैं बोरोइंग पे जी, जी। कहूंगा, क्योंकि बोरोइंग में क्या होता है कि सरकार की ज्यादा बोरोइंग को भी नेगेटिव माना जाता है, क्योंकि उससे इंटरेस्ट रेट के ऊपर असर पड़ता है। लेकिन अभी सरकार को लग रहा है कि प्राइवेट सेक्टर उतना एग्रेसिवली इन्वेस्टमेंट नहीं कर रहा है और लिक्विडिटी बहुत है, तो इसीलिए इस बोरोइंग्स के इंटरेस्ट रेट के ऊपर बहुत इंपैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ से अनुराग हम आगे बढ़े और आगे बढ़ते हैं। हमारे साथ केवीएल मित्तल साहब जुड़ गए हैं, जो एक्स सेक्रेटरी है रेलवे बोर्ड के। रेलवे को भी काफी कुछ मिला है, खासतौर पर जो इलेक्ट्रिफिकेशन की प्रोसेस है वो पूरी हो जाएगी ब्रॉडबैंड की अगले 3 सालों के अंदर। मित्तल साहब, रेलवे को जो कुछ मिला है उससे आप सेटिस्फाइड है? क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर पर खास जोर दिया गया है ताकि इंप्लॉयमेंट जनरेशन हो लॉन्ग टर्म के लिए, और लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर भी खड़ा हो। मित्तल साहब, आप सुन पा रहे हैं? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। जी मित्तल साहब, अगर आप सुन पा रहे हैं तो रेलवे को लेकर जो उम्मीदें आपने की थी, क्या आपको लगता है कि इस बजट भाषण में आपको नजर आएंगे? नहीं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं हमें लगता। एक तो ये जो सबसे बड़ा कंफ्यूजन है वो ये है कि जो फाइनेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया है कि 1,10,000 करोड़ एलोकेशन, जिसमें से 1,07,000 करोड़ के लगभग कैपिटल एक्सपेंडिचर पर। अभी जो इस साल है 2020-21 में 1,61,000 करोड़ उसके कैपिटल एक्सपेंडिचर पर है। उसके साथ साथ वो फिर कहती हैं कि हम डेडिकेटेड फ्रेट ये जो कॉरिडोर करेंगे, इलेक्ट्रिफिकेशन ऑफ बीजी रूट 2023 तक पूरा का पूरा कंप्लीट कर देंगे, जो कि करीबन 30,000 किलोमीटर है। तो जो बजट एलोकेशन इन्होंने की है उसके हिसाब से मतलब लगता नहीं है कि इतनी प्रोग्रेस हो पाएगी जो कि होनी चाहिए। ठीक है, हमारे साथ मोहम्मद हलीम खान साहब भी जुड़ चुके हैं। आप सचिव रह चुके हैं भारत सरकार में, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की जिम्मेदारी संभालिए। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका। यकीनन आप लोगों के सामने भी बड़ी चुनौती रहती है जब आप बजट डॉक्यूमेंट को तैयार करते हैं। इस बार कुछ चुनौतियां ज़्यादा थी वित्त मंत्री के सामने? जाहिर है कि पैंडेमिक के बाद, जो कि अभी भी ये हम नहीं कह सकते हैं कि इट इज़ ओवर, तो चुनौती तो है और बहुत बड़ी चुनौती थी मेरे हिसाब से। और उस चुनौती को मैनेज करने के बाद अगर आपका कंसंट्रेशन अभी भी बना हुआ है इंफ्रास्ट्रक्चर पे, तो आई थिंक दैट शुड बी टेकन एज ए वेरी गुड एंड पॉजिटिव सिग्नल। लास्ट ईयर की जिस तरह की सिचुएशन थी उसमें जो इन्वेस्टमेंट, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट का प्रोविजन बीई में था, the Prime Minister, well, the Finance Minister has said that they have enhanced it in the RE. So that means कि in spite of these circumstances, जो कैपिटल इन्वेस्टमेंट की जो उस पर एक्सपेंडिचर था वो कम नहीं हुआ और उसमें RE में थोड़ा सा इम्प्रूवमेंट हुआ है। I think this is a very good signal and probably they have done a good job in managing the capital investment part even in this जो ये कोरोना का पीरियड था, उस पीरियड में भी उन्होंने उसको अपना स्पीड बनाए रखा। दैट इज़ ए वेरी गुड सिग्नल। इनके सर, मैं कल से खासतौर से जब इकोनॉमिक सर्वे आया उसके बाद कुछ ऐसे इंटरव्यूज आए जिससे उम्मीद जगी थी कि शायद पूरे देश को फ्री में वैक्सीनेशन मिले, लेकिन बजट भाषण में इस पर कोई क्लैरिटी नहीं है और शायद 35,000 करोड़ रुपए वैक्सीनेशन के लिए अलग से दिया गया है। क्या आपको लगता है इसमें सबको फ्री वैक्सीन मिल पाएगी? मेरे ख्याल से हो जाएगा। 35,000 करोड़ है और देखिए ऊपर का वर्ग जो है वो उसको जरूरत नहीं है, उसको देना भी नहीं चाहिए। जो नीचे का वर्ग है जो एक्चुअली नीडी है और उसको लगाने के लिए आपको फ्री करना है, मेरे ख्याल से 35 लाख, मैं वही जोड़ रहा था कि 35,000 करोड़ में वो हो जाएगा। तो हम ये मान सकते हैं कि सरकार का एक बड़ा वो रहा कि 35,000 करोड़ सिर्फ वैक्सीनेशन में दिया है। वैक्सीनेशन में इस्टेब्लिशमेंट कॉस्ट आप जोड़ दीजिए, अगर इन सब को जोड़ दें तो 35,000 करोड़ में मुझे लगता है कि लोअर स्ट्राटा को मिल जाएगा। लिहाजा एक पॉजिटिव साइन है। और दूसरा ये है कि अगर जिस तरह के खर्चे बढ़े हैं, आप कोरोना के बाद देखें, सरकार के लिए ये मजबूरी थी कि कोई भी टैक्स रिलैक्सेशन, हाँ ये था कि जो सबसे ज़्यादा एक्सपेक्टेशन था कि ऊपर के वर्ग में खास करके जो सुपर रिच है उन्होंने कोरोना काल में जो गेन किया है कम से कम उससे कुछ ट्रांसफर कर लिया जाता। मेरे ख्याल से वो सरकार कर सकती थी, जो इसमें नहीं दिखाई दे रहा है। शायद वो मार्केट सेंटीमेंट का असर होगा।
यही सवाल मनोज सर से लेता हूं, क्यों नहीं लगा सुपर रिच पर कोरोना सेस, पहला सवाल। और दूसरा, क्या व्यक्तिगत टैक्स लेवल में जिस तरह से कोई बदलाव नहीं है, क्या आप उससे निराश हैं या आपको लगता है कि नहीं गवर्नमेंट को यही करना था इस बार? मनोज सर। देखिए दीपक, ऐसा है कि टैक्स तो जितने कम हो एक आम आदमी के लिए उतना अच्छा होता है और यही उसकी इच्छा होती है। और अगर हम सुपर रिच पे टैक्स लगाते तो इससे क्या होता है कि इससे एक मैसेज नेगेटिव जाता है। इस बजट में एक जो सबसे अच्छी चीज़ है वो ये है कि पहली बारी मैंने बहुत सालों के बाद ऐसा बजट देखा है जहाँ की मैसेज एक पॉजिटिव है। इंश्योरेंस में जैसे FDI 74% किया है। और आप ये देखिए दीपक कि इसका एक इंडिकेटर ये है कि हमारा फिस्कल डेफिसिट जो इस साल में 9.5% है, अगले साल फिस्कल डेफिसिट 6.8% होगा। इस सब के बावजूद भी मार्केट 1700 पॉइंट के करीब 600-700 पॉइंट के करीब ऊपर है। हमने जो बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात करी, बैंक्स के प्राइवेटाइजेशन की बात मैंने लंबे टाइम के बाद सुनी है जी, क्योंकि इससे पहले जो हम टर्म इस्तेमाल करते थे वो हम डिसइन्वेस्टमेंट का करते थे। तो प्राइवेटाइजेशन का मतलब आप सोचिएगा कि हम लोग आज की डेट में प्राइवेट इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने के लिए हम लोग हर कुछ सब चीज़ें करने को तैयार हैं। तो कम से कम ये मैसेज देने की कोशिश की गई है और यही कारण है कि स्टॉक मार्केट भी ऊपर हैं और यही कारण है कि सुपर रिच पे जो सेस नहीं लगाया, मेरे ख्याल से एक डिसीजन बहुत अच्छा डिसीजन है वो। एनके सर, अगर हेल्थ सेक्टर का जो बजट है सर वो 137% तकरीबन बढ़ाया जाता है, ये वो ऐलान जिसकी उम्मीद पूरा देश कर रहा था और शायद एक मजबूरी भी जो स्थिति हमने फेस की उसके बाद लगा कि शायद आने वाले समय में तैयारी की बहुत जरूरत है। एक चीज और है कि भारत 189 देशों में 189 देश में 179th पोजीशन पे है हेल्थ में खर्च करने में। तो जाहिर है कि आपको हेल्थ में बहुत दिनों से ये नहीं हुआ है, जिससे आपका हेल्थ स्ट्रक्चर बिल्कुल खराब हो गया है। नतीजा ये हुआ है कि आज आपको 2 लाख से ऊपर जाना पड़ा है। और आप ध्यान रखिएगा कि इकोनॉमिक सर्वे में बहुत क्लियर था कि भाई इस समय जो आप 1% खर्च कर रहे हैं जीडीपी का, इसको किसी तरह से 2.5 से 3% ले जाइए। आपका वादा भी था 2017 में जब आपने स्वास्थ्य बीमा स्वास्थ्य वाला वो शुरू किया, स्वास्थ्य मिशन, नेशनल स्वास्थ्य मिशन में आपने पार्लियामेंट के फ्लोर पे कमिट किया था कि हम 2.5 जीडीपी का ले जाएंगे। हालांकि वो घट के 1.3 और इससे नीचे आ गया। तो इस समय उसको बढ़ाना बेहद समय से समयोचित था और ये करना बिल्कुल जरूरी था। मेरे ख्याल से ये भी एक कारण है। देखने में नहीं आएगा, पब्लिक में इसमें मैसेज नहीं जाएगा, लेकिन सरकार की नीयत बहुत अच्छी है कि कम से कम हेल्थ सेक्टर को और उसका इंफ्रास्ट्रक्चर बढ़ा रहे हैं। ब्लॉक के लेवल तक आपका जो प्राइमरी और सेकेंडरी है हेल्थ सर्विस, उसको ये मजबूत करने जा रहे हैं, जो कि एक अपने आप में पॉजिटिव है। मनोज सर, जो अफोर्डेबल, सर माफ कीजिएगा, अफोर्डेबल जो हाउसिंग है उस पर जो छूट मिलती है 1.5 लाख रुपए की, वो अगले साल भी जारी रहेगी, इस तरीके का ऐलान वित्त मंत्री ने किया है। रियल एस्टेट के लिहाज से एक बड़ा फैसला आपको लगता है क्या? हाँ, रियल एस्टेट के हिसाब से ये एक बहुत बड़ा फैसला है और शायद यही रीज़न है कि HDFC के शेयर भी आज 5% से ज़्यादा ऊपर हैं। तो आप ये देखेंगे कि एक वैसे भी रियल एस्टेट के हिसाब से, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के हिसाब से, हर चीज़ के हिसाब से ये एक फैसला बहुत अच्छा है। तो भी मैंने कहा कि ये बजट में अगर देखें तो काफ़ी सारी पॉजिटिव चीज़ें हैं। गवर्नमेंट ने एक मैसेज पॉजिटिव देने की कोशिश करी है। ये बजट हम देखें तो इन्वेस्टर फ्रेंडली भी है, क्योंकि आज हमारे सामने सबसे बड़ी समस्या क्या है? सबसे बड़ी समस्या ये है कि गवर्नमेंट ने तो चलो बोरिंग करी, बोरिंग करने के बाद जो भी उनकी स्पेंडिंग होनी चाहिए थी इंफ्रास्ट्रक्चर में, वो उन्होंने सारी अनाउंस कर दी। लेकिन बाकी जो इन्वेस्टमेंट आता है वो सारा का सारा प्राइवेट सेक्टर से आता है। उसमें डोमेस्टिक है और बाहर के हैं। डोमेस्टिक में मेरा एक छोटा सा कंसर्न ये है कि बैंक्स का NPA जो बढ़ रहा है और उसके रिकैपिटलाइजेशन के लिए गवर्नमेंट ने जो पैसा अनाउंस करा है या जो भी अपना ये लोग PSU के लिए 20,000 करोड़ का ऐलान किया। 20,000 करोड़ विच इज़ नथिंग एक्चुअली, जो कि एक बहुत ही कम है, क्योंकि अब NPA की हम बात कर रहे हैं कि NPA बढ़कर बैंक्स के 13% हो जाएंगे। RBI ने डराया सर अभी। हाँ, तो अगर 13% हो जाएंगे, उसके लिए अगर 20,000 करोड़ का करेंगे, ये छोटा एक मतलब एक इसको आगे देखना पड़ेगा कि अब जो अभी की ये फाइन प्रिंट्स में इसमें है क्या। मैं अब तो सॉरी आप नहीं बोलिए। मैं समझना चाहता था, एक आम आदमी के 3 मेजर कंसर्न होते हैं, रोटी, कपड़ा और मकान। क्या आम आदमी का रोटी, कपड़ा, मकान इस बजट के बाद दाम बढ़ेंगे, दाम कम होंगे या स्टेटस को बना रहेगा? आपको क्या लगता है, आपका विश्लेषण क्या कहता है? दीपक, मेरे को ये लगता है कि देखिए, जो पेंडेमिक का सबसे बड़ा असर क्या था? सबसे बड़ा असर एक आम आदमी की जो आजीविका थी, रोटी थी, उस पर पड़ा था।
आपने देखा होगा कि जिस समय माइग्रेंट वर्कर वापस घर गए थे तो कितना दर्दनाक सीन था वो कितने हफ्तों तक, दिनों तक वो पैदल चल के गए, क्योंकि वो छोटी कंपनियां सारी बंद हो गई थी। वो कंपनियां जो बंद हुई, आज की डेट तक वो कंपनियां बंद हैं, काफ़ी सारी उनमें से, कुछ खुली कुछ नहीं खुली। तो इसीलिए बहुत ज़रूरी था कि सरकार उनके लिए रोटी का अरेंजमेंट करे, और उसके लिए बहुत ज़रूरी था कि इंफ्रास्ट्रक्चर पे हम लोग पैसा खर्च करें। इंफ्रास्ट्रक्चर पे जब हमारा पैसा खर्च होगा तो उसके काफ़ी सारे इफेक्ट होते हैं, काफ़ी सारे लोगों को उससे एम्प्लॉयमेंट मिलता है। कैपिटल एक्सपेंडिचर, जैसा कि वित्त मंत्री जी ने बताया कि पिछले साल के मुकाबले इस बारी 34% ज़्यादा है, तो ये और इंफ्रास्ट्रक्चर में काफ़ी ज़्यादा खर्चा है। तो इस सब का बहुत एक आम आदमी को इसका बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा। क्या आम आदमी के हाथ में ज़्यादा पैसा आएगा? जो कह रहे हैं कि अगर पैसा आएगा तो खर्च करेगा, आपको क्या लगता है? देखिए, जो आम आदमी की जो मेन प्रॉब्लम थी वो ये थी कि जो लॉस ऑफ जॉब्स और एम्प्लॉयमेंट में जो फ़र्क पड़ा था इस पूरे कोरोना के पीरियड में, जो अभी भी चल रहा है, वो कितना तेज़ी से वो वापस जाते हैं कोविड-19 के जो शुरू के पहले के बराबर पहुंचते हैं। तो वो एक बहुत बड़ा उस पर असर डालेगा। और जो इन्होंने कैपिटल इन्वेस्टमेंट जो ढेर सारे इन्होंने अनाउंस किए हैं, उसमें अगर तेज़ी से प्रोग्रेस होती है तो एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ेंगी जी। और जब एम्प्लॉयमेंट की अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ेंगी तो जाहिर है कि इससे आम आदमी के पास जो है वो हाथ में पैसा जाएगा और उनको जो है जो डिमांड को, मार्केट को उसी लेवल पे पहुंचने में कुछ अच्छे इम्कानात बनते हैं। इनके सर, विनिवेश का जो लक्ष्य है सरकार ने वो रखा है तकरीबन 2.25 लाख करोड़ का। हालांकि जैसा हम शुरुआत पे चर्चा कर रहे थे, मनोज सर बता रहे थे कि जो लक्ष्य है वो इस साल तो हम हासिल नहीं कर पाए, 15 से 20 हज़ार करोड़ रुपए हम जुटा पाए। लेकिन क्या आपको लगता है कि ये लक्ष्य व्यवहारिक है, इसको हासिल कर सकते हैं, काम कुछ करना होगा और ज़रूरत भी है? नहीं, देखिए, अब उसके लिए कमिटी, वो कमीशन भी बनाया है, एक बोर्ड बनाया है, और मुझे लगता है कि ये अगर शिद्दत से आप करेंगे, जिसकी आपको जरूरत है, बिल्कुल आपको पैसे चाहिए, बोरोइंग लेंगे। हालांकि रेट ऑफ इंटरेस्ट इंटरनेशनल मार्केट में बहुत कम है, इसलिए बोरोइंग इस समय कर सकते हैं। और बोरोइंग आपको हैवी करनी पड़ेगी, क्योंकि अगर फिस्कल डेफिसिट 9.5 आप रख रहे हैं तो हैवी बोरोइंग करनी पड़ेगी। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट कम है, इसलिए आप कर सकते हैं। लेकिन इसके अलावा आपके पास डिसइन्वेस्टमेंट का एक ऑप्शन है। जो नॉन प्रोडक्टिव एसेट्स हैं, जिनपे कोई प्रोडक्शन नहीं है, बड़े बड़े आपके पास जमीनें पड़ी हुई हैं जिसका कोई काम नहीं होता है, कम से कम उसको आप ला सकते हैं। क्योंकि आपको हर मुद्दे पे, आप जैसे उदाहरण लीजिए, वर्कर के लिए, मजदूरों के लिए उन्होंने, अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों के लिए भी ESI की सुविधा दी है। अब ये कहां से आएगी? मालिक देगा कि सरकार देगी? क्योंकि वो तो अनऑर्गेनाइज्ड है, वो आज यहाँ पे ईटा गरा ढो रहा है, कल कहीं और चला जाएगा। तो मुझे लगता है कि इस सब मद में काफी खर्च होने जा रहा है। यही वजह है कि सरकार एपरेंटली नहीं दिखाई दे रहा है कि कोई खर्च कर रही है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर और मैनेजमेंट पे मेरे ख्याल से काफी हद तक खर्च बढ़ रहा है, और सरकार को इसको कहीं ना कहीं से तो लाना ही पड़ेगा। जी, हरवीर सर, एक छोटी सी चीज़ है सर, जो खाता धारक हैं उनके लिए जो वो बीमा है, एक तरीके का इंश्योरेंस है, वो 5 लाख रुपए कर दिया गया है। एक ऐसी पैनिक की स्थिति में बड़ा डर रहता था लोगों को कि जो बैंकों में पैसा है उसका क्या भविष्य होगा। 5 लाख की गारंटी अब सरकार दे रही है। अनुराग, एक्चुअली ये जो डिपॉजिट इंश्योरेंस जो है वो पिछली बार 5 लाख किया गया था 1 लाख से, तो उसको उन्होंने दोहराया कि हमने, क्योंकि उस काफ़ी बरसों के बाद वो 1 लाख तक रुका हुआ था और पीछे कुछ बैंक्स फेल हुए थे, जो जिससे लोगों की चिंताएं बहुत बड़ी थी। वो एक बहुत बड़ा रिलीफ के रूप में आया था, बिकॉज 1 लाख रकम बहुत छोटी होती है, बहुत सारे लोग डिपॉजिटर्स होते हैं, तो 5 लाख कम से कम एक रीज़नेबल ये है, और दुनिया भर में वो काफ़ी बड़ा है। हम लोगों ने काफ़ी टाइम तक, बरसों तक उसमें कोई चेंज नहीं किया था, तो उसको उन्होंने दोहराया कि हमने ये उसके लिए जो डिपॉजिटर्स हैं उनका एक, क्योंकि वो क्रेडिट गारंटी और उसके थ्रू उसमें किया गया है, इंश्योरेंस के थ्रू। एक तो इसमें ये ऐड कर दें, जी, एक इसमें ऐड कर दें कि लगातार डिमांड हो रही है कि जो 2 रुपए किलो आप अनाज दे रहे हैं सब्सिडाइज्ड, ये रेट आपका 8 साल पुराना है, इसको आप रिवाइज कीजिए, क्योंकि 2 रुपए किलो बहुत कम होता है, और इसको आप ऊपर ले जाइए। सरकार ने वो भी नहीं किया है, जबकि उसको करना 8 साल पुराना रेट जो है, आप उसके हिसाब से कम इस समय इसको आप 10 रुपए किलो कर सकते थे, लेकिन आप वो नहीं कर रहे हैं। मेरे ख्याल से सरकार की संजीदगी जो मैसेज में नहीं जा रहा, पॉलिटिकल एक्यूमेन नहीं है, पॉलिटिकल होशियारी नहीं की है, लेकिन जनता को जो फायदा है, अगर आज भी 2021 में इतने बड़े पेंडेमिक के बाद
₹2 किलो 35 किलो अनाज मिल रहा है, तो ये अपने आप में क्रेडिट की चीज है। मैं एक चीज और समझना चाहूंगा सर, कार हम सब चलाते हैं। वित्त मंत्री ने आज स्क्रैप की बात की, उन्होंने कहा कि पुरानी कारों को स्क्रैप किया जाएगा, इससे प्रदूषण में कंट्रोल होगा। साथ ही साथ उन्होंने कहा ऑटोमेटेड फिटनेस सेंटर बनाए जाएंगे, निजी गाड़ी को 20 साल बाद आपको स्क्रैप सेंटर या उस पर देना होगा। इसका क्या संकेत निकाले, क्यों प्रदूषण के मद्देनजर ये एक विशेष पहल है, या आप कहेंगे कि आप 20 साल पुरानी कारें सड़क पर नहीं दिखाई देंगे? देखिए दीपक, ये इसका जो सिग्निफिकेंस है, नेचुरली हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि 15 साल से पुरानी गाड़ियां सड़क पे ना आएँ, और उसके लिए उसका जो रजिस्ट्रेशन है शहरों में, दिल्ली जैसे शहरों में तो होता भी नहीं है। और दूसरी आपको ध्यान होगा कि पहले गवर्नमेंट का जो एम था वो ये था कि पेट्रोल की सारी गाड़ियां बंद हो जाएं और धीरे धीरे करके हम इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में शिफ्ट करें, क्योंकि पॉल्यूशन एक बहुत बड़ा कंसर्न था। लेकिन फिर ऑटो इंडस्ट्री की तरफ से जब प्रेशर आया तो फिर सरकार को अपनी वो पॉलिसी चेंज करनी पड़ी, जो उसका टारगेट रखा था कि ये पर्टिकुलर डेडलाइन है, तो उस डेडलाइन तक हम लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल में शिफ्ट करेंगे। वो तो सारी की सारी चीज़ें अब ख़त्म हो गई हैं। तो यही एक तरीका बचा है कि सरकार को इससे क्या होगा कि जो भी एक तो पॉल्यूशन कम होगा, और दूसरा जब पुरानी गाड़ियां कम होंगी तो ऑटो सेक्टर में भी डिमांड तो नेचुरली थोड़ी बहुत तो मनोज सर, एक बड़ी खबर आ रही है। इस वक्त की एक बड़ी खबर सर हम बताएं, बजट को लेकर आ रही है। पेट्रोल पर ₹2.5 कृषि सेस लगाया गया है, जो जानकारी बजट भाषण के बाद निकलकर सामने आ रही है। वहीं दूसरी तरफ डीजल में ₹4 कृषि सेस लगा है। तो जो कोरोना सेस है वो तो यहाँ पर नजर नहीं आ रहा है दीपक सर, लेकिन जो कृषि सेस है वो अब लग चुका है। मतलब जो बात हम कर रहे थे वो हो गई फाइनली, लेकिन पीछे के दरवाजे से हुई है, क्यों इनके सर? तो ये और नहीं, मुझे लग रहा है कि अब जरा सेंसेक्स देखिएगा इसके बाद क्या स्थिति होती है इस खबर के बाद, क्योंकि अब सेंटीमेंट थोड़ा सा नीचे आएगा, क्योंकि अगर आप पेट्रोल पे लगा रहे हैं, डीजल पे लगा रहे हैं, तो आपके प्राइसेस बढ़ेंगे, सभी चीजों के सामान के जरूरी सामान के कीमत बढ़ेगी, तो इसके मतलब इन्फ्लेशनरी ट्रेंड और आगे बढ़ेगा। ये मेरे ख्याल से इसका होगा, लेकिन सरकार को ये करना पड़ेगा, ये मजबूरी है आपको, क्योंकि मैं कहीं से भी नहीं देख रहा था कि आप रेवेन्यू मॉप अप करेंगे कैसे। तो कम से कम ये सेस वाला आया है। हरवीर सर आपसे सहमत नहीं? मैं बिल्कुल सहमत नहीं हूँ। कृषि एक चीज और समझना चाहूंगा आपसे, एक सप्लीमेंट्री। कृषि सेस का क्या मतलब? नाराज किसानों के जेब में और पैसा देने की कोशिश? कह रहा हूँ, या तो आपने ये पैसा क्या कृषि के लिए लगेगा, मैं अब इसमें पैंच देख रहा हूँ। ये है कि फाइनेंस मिनिस्टर ने एक अनाउंसमेंट किया है कि जो एफसीआई को ऑफ बजट जो उसका खर्चा होता है प्रोक्योरमेंट का, जो उसको कर्जा लेना होता है, वो बजट से आएगा। मुझे लग रहा है ये रिसोर्सेज जुटा करके, क्योंकि वो है एक तरीके की सब्सिडी, फूड सब्सिडी है। अब उसको अगर आप बजट में दिखाएंगे, उसके लिए आपको रिसोर्सेज जुटाने पड़ेंगे। तो ये इनडायरेक्टली इस तरीके से होगा कि हम एमएसपी पे खरीद करते हैं, उस पर खर्चा होता है, इसलिए कृषि सेस है। लेकिन एक चीज़ का नेगेटिव पॉइंट ये है, डीजल के दाम इससे और ज़्यादा बढ़ जाएंगे। अभी भी जो एक्स रिफाइनरी जो प्राइस है पेट्रोल डीजल की, उसके मुकाबले इसमें बहुत बड़ा हिस्सा टैक्सेस का होगा, पेट्रोल का भी डीजल का भी। और जैसे आपने कहा कि इसका एक साइक्लिक इफेक्ट होता है, क्योंकि डीजल जो है वो एक तरीके बहुत बड़ा एनर्जी रिसोर्स है, वो एग्रीकल्चर में भी, नॉन एग्रीकल्चर ट्रांसपोर्टेशन में इसका इम्पैक्ट जाएगा, और पेट्रोल का कॉमन मैन पे जाएगा। जो हम लोग कह रहे थे कि जेब में अभी बढ़ाना है पैसा कुछ खर्च करने के लिए, बढ़ाया तो नहीं, लेकिन उसका ये घटा दिया, और हम लोग टैक्सेशन के मामले में पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के नए रिकॉर्ड बनाते जा रहे हैं। मनोज सर, क्या महीने का बजट बिगड़ने जा रहा है? क्या महंगाई बढ़ने जा रही है? ये देखिए, इसका इम्पैक्ट तो पड़ेगा ही पड़ेगा, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं है। और किसी भी नाम से ये हो, चाहे ये कृषि सेस है, ये एक आम आदमी के ऊपर ही इसका जो भी बोझ है वो होगा। और ये दीपक, ये कोई पीछे का दरवाजा नहीं है, एक्चुअली बजट का ही पार्ट है, और उन्होंने स्पीच में नहीं बोला, बस वही मेरा मतलब था। पीछे के दरवाजे का मेरा मतलब यही है, क्योंकि अगर वो ये बोलते तो सदन के अंदर जरूर हल्ला मचता, सदन के अंदर विपक्षी सांसद चिल्लाते, क्योंकि आज ही क्रिटिसिज्म इस बात के लिए हो रहा था कितनी कीमत बढ़ी हुई है पेट्रोल और डीजल की। स्पीच में कहीं नहीं नजर आया, जबकि एक वाइटल पॉइंट था। तो अभी ऐसा ना हो कि आगे कुछ निकल के और चीजें बिल्कुल ये नहीं, जब जिस समय उनकी स्पीच थी तो उसमें हमें हमारी जो इकोनॉमिक्स को हम समझने की कोशिश कर रहे थे, उसमें थोड़ा ही हमें जो दिक्कत हो रही थी, वो अब धीरे धीरे करके जैसे उसकी जो बारीकियां सामने आएंगी, उसमें हो सकता है कि अभी और भी सरप्राइजेस हों। का प्लस पॉइंट ये है कि चूंकि एग्रीकल्चर सेस है,
तो सेस पहला तो होता है कि ये स्टेट्स में डिस्ट्रीब्यूट नहीं होता, ठीक बात। केंद्र के पास अपना रहता है। दूसरा, अगर आपने एक पर्टिकुलर पर्पस के लिए किया है सेस, तो वो उसी पर्पस में खर्च होता है। बिल्कुल, ये कम से कम अच्छी बात है कि किसानों तक अच्छी पैसा बात है जाएगा। कि किसान लेकिन हलीम सर, इसी में बहुत खर्च संक्षेप में होगा। सर दर्शकों के लिए, क्या ये जो इजाफा है ये इसी वक्त से लागू हो चुका है या ये 1 अप्रैल 2021 से लागू नहीं होगा? नहीं, Mix ये, up हो जाए। चलिए हलीम साहब से हलीम सर, नहीं, अब नॉर्मली तो जब अनाउंस हो जाता है तो उसके बाद से लागू हो जाना चाहिए। इस वक्त लागू हो चुका है। रात 12 बजे, रात 12 बजे। बट अल्टीमेटली जो जैसा आप कह रहे हैं कि फाइन प्रिंट्स में क्या इन्विसाज किया गया है उस पर डिपेंड करेगा। बट इसका एक जो बेनिफिट जो मुझे नज़र आता है वो ये है कि बहुत दिनों से जो इन्वायरमेंटलिस्ट जो बहुत कहा करते थे कि हिंदुस्तान में डीजल और पेट्रोल की प्राइसेस में जो डिफरेंशियल है उसके अपने डिस्टॉर्शंस हैं, लॉन्ग टर्म डिस्टॉर्शंस रहे हैं। और ये जो इन्होंने सेस का जो डिफरेंशियल रखा है, इससे मुझे लगता है कि पेट्रोल और डीजल की प्राइसेस में जो डिफरेंस था वो और कम हो जाएगा। एंड इन द लॉन्ग टर्म और इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो मेरे ख्याल से दिस हैज़ गॉट ए पॉजिटिव एलिमेंट ऑल्सो। नंबर 2, ये एग्रीकल्चर सेस है, तो जैसे कि बजट स्पीच में बड़े ज़ोर से फाइनेंस मिनिस्टर ने कहा कि उन्होंने हेल्थ का बजट 137 गुना बढ़ा दिया, तो एग्रीकल्चर के बारे में ऐसा कोई स्टेटमेंट तो नहीं आया था। बट इसके आने के बाद एक आसानी से माना जा सकता है कि एग्रीकल्चर सेक्टर को एक डेडिकेटेड अमाउंट और अच्छी खासी अमाउंट जो बजट जो टैक्सेस की वॉइंसी पे नहीं डिपेंड करेगी, बल्कि जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स की कंजम्पशन की जो इनइलास्टिसिटी है उसकी वजह से ये अमाउंट जो है वो निश्चित रूप से एग्रीकल्चर को अवेलेबल हो जाएगा। तो ये एक तरह से एक पॉजिटिव फीलर एग्रीकल्चर सेक्टर को देने की एक कोशिश है। अगर एग्रीकल्चर सेक्टर की बात की जाए तो मोस्टली डीजल पे डिपेंडेंट होता है। कांग्रेस बार बार आरोप लगाती रही है सरकार पे कि आपने जो एग्रीकल्चर का कॉस्ट है उसको कई फोल्ड बढ़ा दिया है, क्योंकि डीजल की प्राइसेस आपने लगातार बढ़ाई है 2014 के कंपैरिजन में। आपको क्या लगता है, ये एक हाथ से लेना और दूसरे हाथ से देना होगा अगर एमएसपी पर इसकी खरीद होती है तो? देखिए दीपक जी, पहले तो अभी दिया क्या है वो सामने आए। सरकार एमएसपी की व्यवस्था चला रही है। पहले तो हमें ये देखना है कि जो अभी 3-4 कमोडिटी में तो खरीद होती है, 23 का अनाउंस होता है, क्या वो सारा दायरा बढ़ाया जाएगा। और एमएसपी पे खरीद का मतलब ये नहीं है कि सरकार को घाटा होता है, कई बार उसको प्रॉफिट भी होता है क्योंकि वो खरीद के उसको बेचते हैं, सारा अपने पास नहीं रखते। खाद्यान्न को अगर हम छोड़ दें, ज़्यादातर का वो सेल ही करते हैं। और अभी कॉटन में काफ़ी अच्छा खासा प्रॉफिट कॉटन कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया को होने वाला है। लेकिन जो डीजल का दाम बढ़ा है, एक चीज़ मानिए कि पिछले 1-1.5 साल में अगर हम आज का लगाएंगे, अभी तो ये सेस बढ़ा है, उसके ऊपर ओवरऑल जब इम्पैक्ट आएगा तो आप देखिए कि 15 से 20 रुपया लीटर बढ़ गया है। और अभी भी हमारा जो एग्रीकल्चर का इरिगेशन है वो बहुत बड़ा डिपेंडेंट है डीजल के ऊपर। इरिगेशन, प्लोइंग, ट्रांसपोर्टेशन, तो वो एक बड़ा खर्चा किसानों के ऊपर पड़ेगा और बाकी जो सेक्टर्स हैं उनके ऊपर तो पड़ेगा ही पड़ेगा। तो मेरे ख्याल से एक तो इसी बात को लेकर के बहुत टाइम से क्रिटिसिज्म हो रहा है कि हम लोग जो इंटरनेशनल मार्केट में क्रूड के दाम इतने कम हुए, उसको हमने पास ऑन करने के बजाय हम टैक्स उसके ऊपर बढ़ाते चले गए। अगर आप ध्यान दो कि जब हम बजट की डिस्कशन के पहले, फाइनेंस मिनिस्टर के प्रेजेंटेशन के पहले क्या चर्चा थी कि डीजल पेट्रोल पे एक्साइज घटेगी, जी, तो दाम कम हो सकते हैं। ये था और ये गया उसका एकदम कंट्रास्ट। तो अब उसमें अगर बिल्कुल, और इसका एक इन्फ्लेशनरी प्रेशर भी है, भले ही अभी हमारा जो इन्फ्लेशन है वो टारगेट के अंदर है जी। तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि ये जो अगर एग्रीकल्चर को, एक तो हमने बहुत ज़्यादा, अगर हम एनिमल हस्बेंड्री, फिशरीज को अगर छोड़ दें, डेयरी सेक्टर को, उसका एलोकेशन बढ़ाया है, कोई बहुत बड़ा अनाउंसमेंट बजट में उस तरह से नहीं है। ठीक है, लेकिन ये अभी कोई नहीं कहेगा कि किसान, अभी क्या है कि हम लोग सब बात कर रहे हैं कि एग्रीकल्चर सेस लगाया, तो एक इससे नैरेटिव ये है कि एग्रीकल्चर के लिए पैसा इकट्ठा करने के लिए टैक्स लगाया जी, तो जो कि उसको दिया जाएगा। अब लेट अस सी के बाकी बिल्कुल आगे क्या होता है।